नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया यूनिट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कफ एंड ब्रोंकियल एस्थमा। तो क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? पहले हम कफ के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं, एक ड्राई कफ में एंटीटसिव और एक प्रोडक्टिव कफ में एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलिटिक्स। फिर दूसरा पढ़ेंगे ब्रोंकियल एस्थमा। एस्थमा में चार पांच तरह की दवाइयाँ पढ़ेंगे। पहले ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ेंगे, स्टेरॉयड पढ़ेंगे, मसल स्टेबलाइजर्स पढ़ेंगे, ओमेलिज्म पढ़ेंगे और फिर एंड में गाइडलाइंस देखेंगे एस्थमा की ट्रीटमेंट की। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कफ से। जो खांसी होती है, कफ होती है, ये दो तरीके की हो सकती है। इट मे बी ड्राई कफ और इट मे बी प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ में क्या रोल है, बॉडी में क्या फंक्शन प्ले करती है ड्राई कफ? ड्राई है यार, सूखी है, बॉडी से कुछ निकाल भी नहीं रही, तो कोई काम नहीं करती, सिर्फ इरिटेट करती है, परेशान करती है। तो अगर कोई चीज हमें कोई फायदा नहीं कर रही, सिर्फ इरिटेट कर रही है, तो उसको बंद करो। तो ड्राई कफ में हमारा एम होगा कफ को रोक देना, और कफ को रोकने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? एंटीटसिव्स। सो ड्राई कफ में हम देंगे एंटीटसिव्स। एंटीटसिव्स क्या होती हैं? ये ब्रेन में कफ सेंटर को इनहिबिट कर देती हैं और कफ बंद हो जाती है। ओके, और कौन सी दवाइयां हैं जो एंटीटसिव की तरह यूज कर सकते हैं? वो है कोडीन, फोलकोडीन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन और नॉस्कापिन। ये सारे ड्राई कफ में यूज होते हैं। ड्राई कफ इरिटेट कर रही है, हम उसको बंद कर देते हैं, बस इतनी सी कहानी है। अब प्रोडक्टिव कफ क्या होती है? प्रोडक्टिव कफ मतलब जिसमें बॉडी से स्पूटम निकल रहा है, कफ खांसी हो रही है, साथ में स्पूटम निकल रहा है, बलगम निकल रही है। अब प्रोडक्टिव कफ को बंद नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ जो स्पूटम निकल रहा है, बलगम निकल रही है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल चीजें भी तो निकल रही है। वो अगर रोक देंगे तो बॉडी में पड़ी रहेंगी। तो प्रोडक्टिव कफ को बंद नहीं करना। तो अगर बंद नहीं करना तो क्या आदमी को खांसने दे? नहीं, प्रोडक्टिव कफ को हमें ईजी करना है ताकि आदमी को ज्यादा जोर ना लगे खांसने में। ठीक है, रिमेंबर कफ सिम्टम है, कफ बीमारी नहीं है। तो अंडरलाइंग बीमारी तो ठीक कर ही रहे, अगर इन्फेक्शन ठीक कर रहे हैं, जो भी अंदर अंडरलाइंग बीमारी तो ठीक कर ही रहे हैं, साथ में सिम्टम कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव कफ को बंद नहीं करना, हमें इसको ईजी करना है। और जो दवाइयां प्रोडक्टिव कफ को ईजी करते हैं उनको कहते हैं हम म्यूकोकाइनेटिक्स। म्यूकोकाइनेटिक मतलब जो बॉडी से म्यूकस के रिमूवल को इजी करें, फास्ट करें, म्यूकोकाइनेटिक्स। ठीक है, जो म्यूकस को निकालने में हेल्प करे। अब म्यूकस को निकालने में हेल्प करने के लिए हमारे पास दो तरह की दवाइयां हैं म्यूकोकाइनेटिक्स जो है। एक जो कि हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी पाथवे की सिक्रीशंस को बढ़ा दे। अगर रेस्पिरेटरी पाथवे में ज्यादा सिक्रीशंस आ जाएंगी तो वो म्यूकस डाइल्यूट हो जाएगा, आराम से निकल पाएंगी। इन दवाइयों को कहते हैं हम एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं? ये बॉडी में रेस्पिरेटरी पाथवे में सिक्रीशंस बढ़ा देते हैं, म्यूकस डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं? हमने म्यूकस को ही तोड़ दिया। अगर हमने म्यूकस को तोड़ दिया तो निकालना आसान हो जाएगा, उनको कहते हैं म्यूकोलिटिक्स। ठीक है, या तो म्यूकस को डाइल्यूट कर दो या उसको तोड़ दो। तो जो दवाइयां एक्सपेक्टोरेंट हैं उनकी एग्जांपल्स हैं ग्वाइफेनेसिन और पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड और ग्वाइफेनेसिन जो हैं ये हम म्यूकस की मतलब रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस बढ़ाती हैं, जिससे म्यूकस डाइल्यूट हो जाता है। जबकि म्यूकोलिटिक ड्रग्स को आप याद कर सकते हो ABCD से। चार दवाइयां हैं ABCD। ए से एम्ब्रोक्सोल, बी से ब्रोमहेक्सिन, सी से सिस्टीन, सिस्टीन मतलब एसिटाइल सिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन, और डी से डॉर्नेज अल्फा। तो ये चार दवाइयां जो हैं ये म्यूकोलिटिक है, म्यूकस को लाइज करती हैं। तो ये सारा ग्रुप जो है कहाँ यूज करते हैं हम ये यूज करते हैं प्रोडक्टिव कफ में। सो ड्राई कफ को बंद कर दो, प्रोडक्टिव कफ को ईजी कर दो, बस इतनी कहानी। कफ हो गया हमारा, कफ में इससे ज्यादा नहीं करना है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा, वो है ब्रोंकियल एस्थमा। और हम सबको पता है कि ब्रोंकियल एस्थमा क्या होता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी एंटीबॉडी से मीडिएटेड होती है? यस, IgE से होती है। तो अस्थमा में क्या हुआ कि ये हमारा मास्ट सेल था, मास्ट सेल था। मास्ट सेल के अंदर नॉर्मली तो हिस्टामिन होता ही है,
बट ह्यूमंस में स्तंभ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ल्यूकोट्राइन होता है। तो मास्ट सेल के अंदर ल्यूकोट्राइन पड़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस आदमी को एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, जब एंटीजन को एक्सपोज हुआ तो उसने एंटीबॉडी बना दी। तो एंटीबॉडी बन गई और मास्ट सेल पे लग गई। एंटीबॉडी अब मास्ट सेल पे बाइंड कर रही है। कौन सी एंटीबॉडी है ये? आईजीई एंटीबॉडी। जब पहली बार एंटीजन आया था तो कोई सिम्टम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एंटीजन आएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होगी, और एंटीबॉडी बनने में 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, इतने में तो एंटीजन इधर उधर हो जाएगा। तो एंटीबॉडी बनती है और मास्ट सेल पे लग जाती है और कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं प्राइमिंग ऑफ मास्ट सेल। ठीक है, तो एंटीबॉडी बन के लग गई। अब वही आदमी उसी एंटीजन को अगर दोबारा एक्सपोज हुआ तो क्या होगा कि एंटीजन अब आएगा, एंटीबॉडी ऑलरेडी उसकी वेट ही कर रही है कि भैया आओ आओ देखते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे तो मास्ट सेल टूट जाएगा। इसको कहते हैं मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। हमारी लैंग्वेज में टूट जाना कहते हैं, बट उसके ग्रेन्यूल से सब्सटेंस निकल जाएंगे। क्या सब्सटेंस निकल जाएंगे? ल्यूकोट्राइन्स। तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हुआ, मास्ट सेल टूटा और मास्ट सेल से निकल गए ल्यूकोट्राइन। ल्यूकोट्राइन ने ब्रोंकस पे जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अस्थमा में यही तो दिक्कत है, आदमी सांस नहीं ले पा रहा क्योंकि ब्रोंकस कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम अस्थमा को ठीक करना चाहें या प्रिवेंट करना चाहें तो हम कौन सी दवाइयां यूज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन तो क्या है हमारा? ब्रोंकोडायलेटर। आदमी सांस नहीं ले पा रहा, ब्रोंकस को डायलेट कर दो, ले पाएगा। तो ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। दूसरा, हम वो दवाइयां दे सकते हैं जो ल्यूकोट्राइन पे काम करें, या तो ल्यूकोट्राइन का बनना रोक दें या उसके काम को रोक दें, ल्यूकोट्राइन पे काम करने वाली दवाइयां। तीसरा, हम मास्ट सेल को स्टेबल कर सकते हैं। अगर मास्ट सेल नहीं टूटेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने पे भी नहीं टूटेगा, तो ल्यूकोट्राइन नहीं निकलेंगे, तो अस्थमा नहीं होगा। लास्टली, हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोक सकते हैं। ठीक, तो ये 4 तरह की दवाइयां अस्थमा में यूज होती हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। ब्रोंकोडायलेटर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ग्रुप क्या था? ब्रोंकोडायलेटर का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि अक्यूट अटैक में आदमी कैसे आएगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से आएगा, सांस नहीं ले पा रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रोंको डायलेशन करना पड़ेगा। अक्यूट अटैक में और कोई जरिया ही नहीं है ठीक करने का, तो ब्रोंको डायलेटर तो देना ही पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अक्यूट अटैक कैन नॉट बी ट्रीटेड विदाउट अ ब्रोंको डायलेटर। एक ब्रोंको डायलेटर तो कंपलसरी है देना, उसके बिना ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, अब ब्रोंकोडायलेटर जो हैं वो हमारे कई तरह के हो सकते हैं, पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने एएनएस में पढ़ा था, आपको याद होगा एएनएस में 2 सिस्टम्स पढ़े थे हमने। कौन कौन से? एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। दोनों में से कौन सा सिस्टम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है? ब्रोंकोडायलेशन कौन सा करता है? यस, पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, सिंपैथेटिक ब्रोंकोडायलेशन करता है। तो अस्थमा में हम चाहेंगे कि सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर दें ताकि ब्रोंकोडायलेशन हो जाए, और पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट कर दें ताकि ब्रोंकोडायलेशन हो जाए। अब सिंपैथेटिक सिस्टम का कौन सा रिसेप्टर ब्रोंकोडायलेशन करता था? यस, बीटा 2। रिमेंबर वी हैव 1 हार्ट एंड 2 लंग्स, लंग्स में बीटा 2 था, तो कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना चाहेंगे? बीटा 2। तो बीटा 2 को स्टिमुलेट करेंगे, ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। अब पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा रिसेप्टर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा था? यस, M3 कर रहा था। रिमेंबर, पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, तो बाकी कामों में आता था M3, तो M3 को ब्लॉक कर देंगे तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। तो पहले हम इन 2 तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स को पढ़ते हैं। पहला ग्रुप है बीटा 2 एगोनिस्ट का और दूसरा है M3 ब्लॉकर्स का। तो बीटा 2 एगोनिस्ट से स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप में जो दवाइयां हैं वो हैं हमारी सालब्यूटामोल, टारब्यूटालिन, सालमेट्रॉल और फॉर्मोटेरॉल। सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, सालमेट्रॉल, फॉर्मोटेरॉल, और एक और याद कर लो, सालब्यूटामोल का दूसरा नाम है एल्ब्यूट्रॉल। कई बार एग्जाम में एल्ब्यूट्रॉल लिख देते हैं, सालब्यूटामोल नहीं लिखते। सालब्यूटामोल एल्ब्यूट्रॉल एक ही बात है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये जो 4 दवाइयां हैं ये चारों की चारों बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, और इन चारों को हम दे सकते हैं इनहेलेशनल रूट से। ऑल ऑफ देम कैन बी गिवन बाय इनहेलेशनल रूट, और इनहेलेशनल रूट से देंगे तो ब्रोंकोडायलेशन करेगा, तो अस्थमा में दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है पहली 2 और दूसरी 2 में डिफरेंस का पता होना।
साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन जो हैं वो शॉर्ट एक्टिंग है, जबकि साल्मेट्रोल और फॉर्मोटेरॉल जो हैं वो लॉन्ग एक्टिंग है। और ये याद करना बहुत ही आसान है, इनका नाम ध्यान से देखो, साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, तो इनके नाम में ही मेट्रो लिखा है और हमें पता है कि मेट्रो तो लंबी डिस्टेंस चलती है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, तो मेट्रो वाली दवाइयाँ लॉन्ग एक्टिंग है। और अगर ऊपर वाली दवाइयाँ देखोगे, इनके नाम में बूटा लिखा है, बूटा। बूटा क्या होता है? छोटे पेड़ को बूटा कहते हैं पंजाबी में, तो छोटा पेड़ है, बूटा है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग है। तो साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन शॉर्ट एक्टिंग है और साल्मेट्रोल, फॉर्मोटेरॉल लॉन्ग एक्टिंग है। याद कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन में क्लिनिकली क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा क्लिनिकली? अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा के लिए क्या हमें शॉर्ट एक्टिंग चाहिए? वेरी गुड, नहीं। अक्यूट अटैक के लिए हमें फास्ट एक्टिंग चाहिए, शॉर्ट नहीं, फास्ट एक्टिंग चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग में क्या फर्क है? अक्यूट अटैक का फर्क नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग में फर्क है प्रोफाइलैक्सिस का। अगर हम अस्थमा को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें लॉन्ग एक्टिंग चाहिए ना। अगर कोई दवाई आधे घंटे के लिए ब्रोंकोडायलेशन करती है, तो क्या हम उसको अस्थमा के प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं? ऑब्वियसली दे सकते हैं, पर कितनी बार देना पड़ेगा? दिन में 48 बार देना पड़ेगा। तो हमें और भी तो काम है ज़िंदगी में। तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग ही देंगे प्रोफाइलैक्सिस में, शॉर्ट एक्टिंग नहीं देंगे। तो शॉर्ट एक्टिंग जो है, दोनों शॉर्ट एक्टिंग फास्ट एक्टिंग भी होती है। रिमेंबर, फास्ट एक्शन चाहिए हमें अक्यूट अटैक में, शॉर्ट नहीं फास्ट। अगर कोई दवाई जल्दी एक्शन स्टार्ट कर देती है और 12 घंटे काम करती है, हमें क्या दिक्कत है? तो हमें फास्ट एक्शन चाहिए अक्यूट अटैक में, और ये दोनों फास्ट एक्टिंग हैं, इसलिए दोनों को अक्यूट अटैक में दे सकते हैं। साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन दोनों को अक्यूट अटैक में दे सकते हैं क्योंकि फास्ट एक्टिंग है, बट ये प्रोफाइलैक्सिस में नहीं दे सकते क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है। जबकि साल्मेट्रोल, फॉर्मोटेरॉल प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साल्मेट्रोल, फॉर्मोटेरॉल में, वो भी इनके नाम में लिखा है। साल्मेट्रोल का नाम एस से आता है, फॉर्मोटेरॉल का नाम एफ से आता है। साल्मेट्रोल एस का मतलब है स्लो एक्टिंग है, फॉर्मोटेरॉल एफ का मतलब है फास्ट एक्टिंग है। तो साल्मेट्रोल स्लो एक्टिंग है, फॉर्मोटेरॉल फास्ट एक्टिंग है। अब क्लिनिकल डिफरेंस क्या आ जाएगा? यस, साल्मेट्रोल अक्यूट अटैक में नहीं दे सकते, मतलब ये सिर्फ प्रोफिलैक्सिस में देते, जबकि फॉर्मोटेरॉल फास्ट एक्टिंग है तो अक्यूट अटैक में भी दे सकते हैं। तो अगर हम नटशेल देखें इन चार दवाइयों का, तो क्या है? साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन सिर्फ अक्यूट अटैक में देते हैं, साल्मेट्रोल सिर्फ प्रोफिलैक्सिस में देते हैं, और फॉर्मोटेरॉल दोनों में दे सकते हैं, अक्यूट अटैक में भी और प्रोफिलैक्सिस में भी। और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से दोनों में ही फॉर्मोटेरॉल ड्रग ऑफ चॉइस है, अक्यूट अटैक को ठीक करने के लिए भी और प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि अकेली नहीं देते फॉर्मोटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल के साथ हमेशा इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ड्रग ऑफ चॉइस है अक्यूट अटैक में भी और प्रोफाइलैक्सिस में भी। ठीक, तो ये हो गया हमारा चार दवाइयों के बारे में। अब आते हैं हम इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इनके साइड इफेक्ट्स हमने एएनएस में भी पढ़े थे, रिवाइज करते हैं। साइड इफेक्ट आएंगे 4T। क्या है 4T? टी फॉर ट्रेमर्स, टी फॉर टैकीकार्डिया, टी फॉर टॉलरेंस एंड टी फॉर टी वेव चेंजेस इन ईसीजी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेमर्स जो हैं बीटा 2 को स्टिमुलेट करने से होते हैं और ये बीटा 2 को कर ही रहे हैं, तो इसलिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ट्रेमर्स। दूसरा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया नॉर्मली हमें पता है कि बीटा 1 से होता है, बट ये तो बीटा 2 को कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये टैकीकार्डिया नहीं करते। तो टैकीकार्डिया कब करेंगे? जब ओवरडोज देंगे। एट हाई कंसंट्रेशन द सेलेक्टिविटी इज लॉस्ट, वो बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करने लग जाते हैं, टैकीकार्डिया हो जाता है। तो टैकीकार्डिया इज सीन मेनली एट हाई डोज। देन अगर किसी रिसेप्टर को लगातार 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 स्टिमुलेट करते रहेंगे तो डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, उससे टॉलरेंस हो सकती है। और लास्टली टी वेव चेंजेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये हाइपोकैलीमिया करते हैं। हाइपोकैलीमिया, रिमेंबर पोटेशियम दो चीजों से डरता है, एक इंसुलिन से और एक बीटा 2 एगोनिस्ट से। तो कोई भी बीटा 2 एगोनिस्ट साल्ब्यूटामोल, फॉर्मोटेरॉल आया, पोटेशियम छुप के सेल्स में चला गया, ब्लड में कम हो गया। ठीक है, तो ये चार मेजर साइड इफेक्ट हैं, और ये याद रखना है कि कौन सा साइड इफेक्ट नहीं करते, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। यही क्वेश्चन आता है बार बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट, उसमें हमेशा आंसर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। रिमेंबर बीटा 2 शुगर बढ़ाता है, कम नहीं करता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हो गया हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट। अब दूसरा ब्रोंकोडायलेटर था हमारा M3 ब्लॉकर। M3 ब्लॉकर्स हमारे पास दो दवाइयां हैं, एक है इपराट्रोपियम और दूसरा है टायोट्रोपियम।
इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम, ये दोनों भी इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं। ये यूजुअली हम प्रेफर करते हैं सीओपीडी में। सीओपीडी में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें वेगस ओवर एक्टिविटी मेन फैक्टर होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का, तो इसलिए एंटीकोलिनर्जिक ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बट अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा में यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब बीटा 2 एगोनिस्ट का रोल ज़्यादा ना हो, बीटा 2 एगोनिस्ट ना कर पाए। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम में कुछ लोगों में इप्राट्रोपियम देने से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, बट इप्राट्रोपियम तो ब्रोंकोडायलेटर है। तो अगर इसने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किया, ये तो उल्टा हो गया ना जो हमें चाहिए था, हमें तो ब्रोंको डायलेशन चाहिए था, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। तो इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो कुछ-कुछ लोगों में इप्राट्रोपियम पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है। इसके कारण पूछे जाते हैं कि क्यों कर सकता है? सबसे कॉमन कारण होता है कि जो प्रिपरेशन है उससे उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ के कारण है। इम्प्योरिटीज़ कौन-सी हो सकती हैं? बेंज़-एल्कोनियम हो सकता है या ईडीटीए हो सकता है। बेंज़-एल्कोनियम या ईडीटीए इम्प्योरिटीज़ हैं, दे कैन कॉज़ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो नेबुलाइज़र सॉल्यूशन है उसमें आपने हाइपरटोनिक सलाइन मिला दिया। हाइपरटोनिक सलाइन से अगर मिलाएँगे तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। और तीसरा क्या कारण हो सकता है कि ये प्री सिनैप्टिक मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। प्री सिनैप्टिक मस्करिनिक को ब्लॉक कर दें। रिमेंबर, पोस्ट सिनैप्टिक को ब्लॉक करेंगे तो ब्रोंकोडायलेशन होगा, प्री सिनैप्टिक को ब्लॉक करेंगे तो ब्रेक फेल हो जाएँगे। ब्रेक फेल होंगे, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है। तो दीज़ आर द अदर कॉजेज़ ऑफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, बट बहुत रेयर होता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा M3 ब्लॉकर। देन तीसरा ग्रुप ब्रोंकोडायलेटर्स का वो है हमारा फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, इसकी एग्जांपल है हमारी थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन। थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन आर फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। इन दवाइयों में खास बात यह है कि ये ब्रोंकोडायलेटर तो हैं, बट ये क्या है, ये ओरल या आईवी देते हैं, इनहेलेशनल रूट से नहीं दे सकते इनको, इनकी प्रेपरेशन नहीं आती है इनहेलेशन वाली। ठीक, तो ये ओरल है या आईवी है बट इनहेलेशनल रूट से नहीं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मैकेनिज्म सिर्फ इनका फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन नहीं है, इनके और भी मैकेनिज्म हो होते हैं। तो थियोफाइलिन वाले ग्रुप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पहला तो फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन हमने बता ही दिया। उससे क्या होगा? साइक्लिक एएमपी नहीं टूटेगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, उससे ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। तो पहला मैकेनिज्म तो यही है मेन। अब दूसरा इनका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, वो है एडिनोसिन का A1 रिसेप्टर का ब्लॉक कर देना। एडिनोसिन A1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिमेंबर, एडिनोसिन का A1 रिसेप्टर बहुत पावरफुल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर करता है, तो अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। और तीसरा ये पाया गया है कि ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। हिस्टोन डीएसिटाइलेशन की एक्टिवेशन से इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आ सकते हैं हिस्टोन डीएसिटाइलेशन को स्टिमुलेट करके। तो तीन मैकेनिज्म है, बट दो पे क्वेश्चन पूछते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन और एडिनोसिन एंटागोनिज्म। अब थियोफाइलिन जो है, इतने सारे मैकेनिज्म है, तो इन मैकेनिज्म से साइड इफेक्ट भी होते होंगे। तो इस पे क्वेश्चन आता है थियोफाइलिन के साइड इफेक्ट्स के। क्या क्वेश्चन आता है कि कौन सा साइड इफेक्ट फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन के कारण है और कौन सा साइड इफेक्ट एडिनोसिन एंटागोनिज्म के कारण है? तो जो साइड इफेक्ट फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन के कारण हैं वो मेनली हैं जीआईटी के साइड इफेक्ट्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये जीआईटी के साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा हेडेक हो सकता है। रिमेंबर, जब साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो वेसोडाइलेशन होगा और वेसोडाइलेशन से हेडेक होगा। और तीसरा जो साइड इफेक्ट है वो हो सकता है अरिथमिया। ये ओवरडोज में होता है, बहुत ज्यादा साइक्लिक एएमपी बढ़ जाए तो अरिथमियाज हो सकता है। ठीक है, अब एडिनोसिन एंटागोनिज्म से क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो उसके नाम में लिखा है, इसी में क्वेश्चन आते हैं मेनली। ए फॉर अरिथमियाज। सो अरिथमिया जो है वो सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन के कारण नहीं, इसके कारण भी हो सकते हैं। डी का मतलब है डाईयूरेसिस। ये सबसे कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि डाईयूरेसिस कौन से मैकेनिज्म से होता है? एडिनोसिन एंटागोनिज्म से। और ई का मतलब है एपिलेप्टिक सीजर्स। एपिलेप्टिक याद नहीं करना, सिर्फ सीजर्स याद करना है, एपिलेप्टिक सीजर्स। ठीक, तो ये मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, कौन से एडिनोसिन एंटागोनिज्म से हैं, कौन से फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिशन से, ये याद करने हैं आपको। अब थियोफाइलिन जो है, ये जो दवाई है, ये
जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। हमने पढ़ा था, रिमेंबर, 0 वॉट पावर में T4 थियोफाइलिन था। जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है तो सडनली कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। दूसरा, ये माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है तो इट इज प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन होने के चांस, दो तरह के इंटरेक्शन हो सकती हैं। अगर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर दे दिया तो क्या होगा, थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो ये बेकार हो जाएगी, हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सी दवाई है जो एंजाइम इंड्यूसर है? दवाई नहीं है, कंडीशन है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर। तो थियोफाइलिन अगर स्मोकर्स को देना है तो डोज क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो थियोफाइलिन रिक्वायर मोर डोज इन स्मोकर्स एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक, अगर एंजाइम इनहिबिटर के साथ दिया तो क्या होगा, एंजाइम इनहिबिटर इनका मेटाबॉलिज्म रोक देंगे, मेटाबॉलिज्म रुक गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और कौन सी दवाइयां हैं एंजाइम इनहिबिटर? वो हैं एरिथ्रोमाइसिन, सबसे इंपॉर्टेंट एरिथ्रोमाइसिन है, इसी पे क्वेश्चन आता है बार बार। और दूसरी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इन दवाइयों को देंगे तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म रुक गया तो प्लाज्मा लेवल बढ़ गया, प्लाज्मा लेवल थियोफाइलिन का बढ़ गया। और जब प्लाज्मा लेवल थियोफाइलिन का बढ़ गया तो क्या होगा, ये हार्ट और ब्रेन को स्टिमुलेट कर देगा। हार्ट और ब्रेन को, हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे तो अरिथमियाज हो जाएंगे, अरिथमियाज, और ब्रेन को स्टिमुलेट करे तो सीजर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो ये साइड इफेक्ट है थियोफाइलिन के, अरिथमियाज और सीजर्स ओवरडोज में या टॉक्सिसिटी में होते हैं। और कौन सी दवाइयों के साथ होते हैं, अरिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन के। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि थियोफाइलिन किस में दे रहे हैं, एस्थमा में। और एस्थमा के पेशेंट में क्या चांसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। और थियोफाइलिन सॉरी एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहाँ यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में। अब क्या हुआ, एक पेशेंट आपके पास ओपीडी में आया कि डॉक्टर साहब मेरे को आरटीआई हो रहा है, आरटीआई के सिम्टम के साथ आया, कफ है उसको, फीवर है, रनिंग नोज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं। तो आपने सोचा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इसको एरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। तो आपने बिना कोई हिस्ट्री लिए एरिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, वो पेशेंट था अस्थमा का और वो ले रहा था थियोफाइलिन। और अगर आपने एरिथ्रोमाइसिन स्टार्ट किया तो क्या होगा, थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा और उसको अरिथमिया, सीजर्स, ये सब हो जाएगा। तो ये इंटरेक्शन का ध्यान रखना है थियोफाइलिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो। ओके, सो दैट इज अबाउट दी थियोफाइलिन। तो पहला ग्रुप हमारा खत्म हो गया ब्रोंकोडायलेटर्स का। दोबारा से बताता हूं, ब्रोंकोडायलेटर्स मस्ट हैं अक्यूट अटैक में। अक्यूट अटैक के टाइम इन तीनों में से एक ग्रुप देना जरूरी है, इनके बिना हम ठीक कर ही नहीं सकते। ओके, अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप पे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ल्यूकोट्राइन्स। रिमेंबर, जब मासल टूटा तो ल्यूकोट्राइन निकले, तो अगर ये ल्यूकोट्राइन काम ना करें तो अस्थमा नहीं हो। तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ल्यूकोट्राइन कैसे बनते हैं। ये हमने पढ़ा ही था कि मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड का मेटाबॉलिज्म होके अरेकिडोनिक एसिड बनता है। एंजाइम कौन सा होता है, फॉस्फोलाइपेज A2। अरेकिडोनिक एसिड पे अगर कॉक्स काम करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन जाएंगी, और अगर लॉक्स काम करेगा तो ल्यूकोट्राइन्स बन जाएंगे। तो कॉक्स काम करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन बन गए, लॉक्स काम करेगा तो ल्यूकोट्राइन्स बन गए। ल्यूकोट्राइन जो शुरू में बनती है वो है A4, बट वो फिर टूट जाती है B4 में या C4 में, और फिर वहां से बन जाता है D4 और वहां से बन जाता है E4। और ये ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 जो हैं, ये ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देती हैं। अस्थमा में यही तो प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम इस पाथवे को रोक दें तो अस्थमा प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, सबसे पहले हम इसको रोक देंगे, फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर। दूसरा, हम लॉक्स को रोक सकते हैं, लाइपोक्सिन इनहिबिटर। और तीसरा, हम रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो तीन ड्रग्स हैं जो ल्यूकोट्राइन्स को टारगेट कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम कॉक्स इनहिबिशन करके एस्थमा ठीक कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? अगर हमने कॉक्स को इनहिबिट किया तो क्या होगा, अरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना बंद कर देगी। नॉर्मली अरेकिडोनिक एसिड आधा प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा था, आधा ल्यूकोट्राइन बना रहा था। अगर हमने कॉक्स को इनहिबिट कर दिया तो सारा अरेकिडोनिक एसिड ल्यूकोट्राइन बनाने लग जाएगा, और ल्यूकोट्राइन क्या होगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो अस्थमा का अटैक हो भी सकता है। इसलिए कॉक्स इनहिबिटर अस्थमा में नहीं देते। कॉक्स इनहिबिटर कौन सा मेन हमने दवाई पढ़ी थी, यस, एस्प्रिन।
तो एस्पिरिन देने से कई सारे लोगों में अस्थमा हो जाता है। इसको कहते हैं एस्थमा, एस्पिरिन ट्रिगर्ड अस्थमा। अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए कॉक्स इनहिबिटर नहीं देंगे हम, दूसरा पाथवे वाली देंगे। तो पहले इन तीनों दवाइयों के नाम लिख लेते हैं। फॉस्फोलाइपेज A2 कौन इनहिबिट करता है? यस, हमने पढ़ा था, स्टेरॉइड्स। लॉक्स को कौन इनहिबिट करता है? एग्जांपल इज जाइल्यूटोन, जाइल्यूटोन। और रिसेप्टर को कौन ब्लॉक करता है? जाफिर ल्यूकास्ट, जाफिर ल्यूकास्ट एंड मोंटी ल्यूकास्ट। जाफिर ल्यूकास्ट एंड मोंटी ल्यूकास्ट ये इनहिबिट करते हैं रिसेप्टर्स को। तो ये तीन तरह की दवाइयां हम अस्थमा में यूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज स्टेरॉइड के बारे में याद क्या करना है कि स्टेरॉइड आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेरॉइड ब्रोंकोडायलेशन नहीं करते। रिमेंबर, ब्रोंकोडायलेटर नहीं है ये। और स्टेरॉइड जो है बेसिक इनका काम क्या होता है अस्थमा में? एंटी इन्फ्लेमेटरी। स्टेरॉइड्स दे मेनली एक्ट बाय डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन। अब अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे, सपोज ये एक ब्रोंकस है हमारा नॉर्मल, ठीक, तो ये इसका मान लो वॉल बना लेते हैं। ये ब्रोंकस है, ये इसकी दीवार है, और ये बाकी सारा ल्यूमेन है। तो नॉर्मली ब्रोंकस इतना बड़ा डायलेटेड है, इतना सारा स्पेस है एयर के जाने के लिए। जब अस्थमा हुआ तो ये वाला जो ब्रोंकस था वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ? स्पेस जहां से एयर जानी थी वो कम हो गई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, स्पेस कम हो गई। अब स्पेस एक तो कम हो गई, अब बची हुई स्पेस में भी पानी भर गया, इन्फ्लेमेशन के कारण बची स्पेस में भी पानी भर गया। तो एक तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऊपर से उसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ गए, तो आदमी सांस कैसे लेगा, दिक्कत करेगा ना। तो इसलिए जब हम स्टेरॉइड देते हैं तो उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन से ये पानी खत्म हो जाएगा, तो एटलीस्ट कुछ जगह तो बनेगी जाने की। तो स्टेरॉइड जो है अस्थमा में देते हैं, मेनली प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं प्रिवेंट करने के लिए, बट अक्यूट अटैक में भी देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, थोड़ी बहुत जगह बना देगा। दूसरा, स्टेरॉइड में एक और फायदा है कि स्टेरॉइड क्या करते हैं, ये बीटा 2 रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को रिस्टोर करते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट दिया तो कई बार ब्रोंकोडायलेशन नहीं कर पाता, बट जैसे ही हम साथ में स्टेरॉइड देते हैं वो ब्रोंकोडायलेशन करने लग जाता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं साल्ब्यूटामोल वगैरह दवाइयों के प्रति, वो दवाइयां ज्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं स्टेरॉइड की प्रेजेंस। ठीक, तो स्टेरॉइड्स की खास बात क्या ध्यान रखनी है कि ये अकेली दवाई है जो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, फिर भी अक्यूट अटैक में दे सकते हैं। बाकी अक्यूट अटैक में तो ब्रोंकोडायलेटर तो देना ही देना है, तो स्टेरॉइड साथ में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड। अब एस्थमा में जो स्टेरॉइड देते हैं वो इनहेलेशनल रूट से प्रेफर करें, तो इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ICS। ठीक, तो कौन कौन सी दवाइयां हैं पहले इस ग्रुप में? दवाइयां हमारे पास हैं बैक्लोमिथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूनीसोलाइड, मोमेटासोन एंड साइक्लेसोनाइड। तो ये 4 मेन दवाइयां हैं, जो 6 मेन दवाइयां हैं जो कि इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं स्टेरॉइड्स को। अब इंपॉर्टेंट क्या है इन स्टेरॉइड्स के बारे में याद करना, जब हमने कोई भी दवाई इनहेलेशनल रूट से दी, पफ से दी, तो कितनी दवाई लंग्स तक पहुंचती है? हाउ मच ड्रग रीचेस दी लंग्स? 5%। तो वो 5% ब्रोंकस पे काम करती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करती है, अस्थमा ठीक करती है, प्रिवेंट करती। बट बाकी 95% का क्या? बाकी 95% का क्या हुआ? बाकी 95% रास्ते में रुक जाती है, वो माउथ में, ओरोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स में, इन सब जगह पे जम जाती। तो अगर ये जहां पे भी है तो स्टेरॉइड ही, तो क्या करेंगे, वो इन जगह पे इम्यूनिटी कम कर देंगे, और अगर इम्यूनिटी कम हो गई तो कोई भी इंफेक्शन हो जाएगा। सो स्टेरॉइड्स का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस।
ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, इट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इस साइड इफेक्ट को हम बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? पेशेंट को बोलो कि हर डोज के बाद जब भी उसने ले लिया उसके बाद गार्गल कर लो भाई, ताकि जो जमा हुआ है वो निकल जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, स्टेरॉयड, इनहेलेशनल स्टेरॉयड को यूज करने के बाद गार्गलिंग करनी है, नहीं तो ये जमा हो जाएंगे। और अगर इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडियासिस हो गया, तो फिर कैसे ठीक करेंगे? बाय गिविंग टॉपिकल निस्टैटिन। निस्टैटिन एंटीफंगल ड्रग है, लोकल लगा सकते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन है। सो टॉपिकल निस्टैटिन इज यूज्ड टू ट्रीट दी फंगल इन्फेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा इन जनरल स्टेरॉइड्स के बारे में। अब ये जो दवाई है साइक्लोसोनाइड, ये आपको याद करनी है। ये एक नई दवाई आई है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्टेरॉइड। सॉफ्ट स्टेरॉइड का क्या मतलब है कि ये दवाई साइक्लोसोनाइड जो है वो प्रो ड्रग है, ये खुद इनएक्टिव है। साइक्लोसोनाइड इनएक्टिव है। तो क्या होता है, जब साइक्लोसोनाइड का इनहेलेशनल रूट से लेते हैं तो 95% जो रेस्पिरेटरी पाथवे में जम गई वो सारी इनएक्टिव है, काम ही नहीं कर रही। बट 5% जो ब्रोंकस में पहुंची, तो वहां पे ब्रोंकस में एक एंजाइम है जो इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो मतलब जो ब्रोंकस में पहुंची वो तो एक्टिव होगी, वो तो काम कर सकती। बट जो रास्ते में जम गई वो काम नहीं कर सकती। वो काम नहीं कर सकती मतलब वो इम्यूनिटी कम नहीं कर सकती। इम्यूनिटी कम नहीं करेगी तो मतलब ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस नहीं होगा। तो साइक्लोसोनाइड के इनहेलेशन देने से कैंडिडियासिस का चांस नहीं होता। तो ये बॉडी के लिए सॉफ्ट है, बॉडी के लिए नुकसान नहीं करती, इसलिए इसको कहते हैं सॉफ्ट स्टेरॉइड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा स्टेरॉइड्स के बारे में। पहली दवाई जो ल्यूकोट्राइन्स को इफेक्ट करती है स्टेरॉइड्स, ठीक। अब बाकी जो दो दवाइयां उनका सिर्फ आपको नाम याद करना है, मैकेनिज्म याद करना है। तो ज़ाइल्यूटॉन के नाम में क्या लिखा है? आई मतलब इनहिबिट, ल्यूट मतलब ल्यूकोट्राइन, एनओ मतलब नंबर। तो इट इनहिबिट ल्यूकोट्राइन नंबर, ज़ाइल्यूटॉन, ठीक है। जाफिर ल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट तो और भी इजी हैं। अगर देखोगे इनका नाम खत्म होता है ल्यूक आस्ट में। ल्यूक आस्ट में, ल्यूक आस्ट का मतलब है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट हमेशा रिसेप्टर का होता है, तो ये रिसेप्टर के लिए काम कर रहे होंगे। तो ज़ाइल्यूटॉन एंजाइम इनहिबिटर है और जाफिर ल्यूकास्ट वगैरह रिसेप्टर ब्लॉकर है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप अस्थमा की दवाइयों का, दैट मीन्स ड्रग्स एक्टिंग ऑन ल्यूकोट्राइन्स। ओके, अब आते हैं तीसरे ग्रुप पे, इसको कहते हैं हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो नाम से ही पता लग रहा है ये मास्ट सेल को स्टेबल कर देंगे। मतलब जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ तब भी मास्ट सेल टूटेगा नहीं, और अगर मास्ट सेल नहीं टूटेगा तो ल्यूकोट्राइन नहीं निकलेंगे, तो काम नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा। ओके, तो दवाइयां कौन सी हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर में? इट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिन एंड कीटोटिफेन। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं, और इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है कि इनको भी इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं। तो जो इनहेलेशनल रूट से जिनके पफ आते हैं वो कौन कौन सी दवाइयां हैं? एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट हो सकते हैं, इप्राट्रोपियम हो सकता है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। दूसरा स्टेरॉइड्स हैं, और तीसरा ये, ठीक है। तो 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल एज इनहेलेशनल पफ्स। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्या वो अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा को ठीक कर पाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अक्यूट अटैक में तो मासल ऑलरेडी टूट चुका है। अगर मासल ऑलरेडी टूट ही चुका है, अगर टूट चुका है तो फिर क्या कर लेंगे? ये उसका तोड़ना ही तो रोक रहे थे। तो ये मास्ट सेल के ब्रेकडाउन को रोकते हैं। इफ इट इज ऑलरेडी ब्रोकन तो ये बेकार है। तो ये सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस में देंगे, अक्यूट अटैक में नहीं देंगे। ओके, देन लास्ट ग्रुप क्या थी? एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन रोकने वाली। तो ये हमारा मास्ट सेल था, इसके ऊपर ये लगी हुई है आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी, हमने बताया था कि एंटीजन आएगा, वो इस पे बाइंड करेगा तो रिएक्शन होगा। तो हम सोचते हैं ये रिएक्शन ना हो, तो हमने क्या किया? हमने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जो आईजीई पे बाइंड कर जाती है। अगर आईजीई पे ऑलरेडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाउंड है तो एंटीजन को बाइंड करने की जगह नहीं मिलेगी, तो अस्थमा नहीं होगा। तो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई है हमने? आईजीई के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? आईजीई के अगेंस्ट। आईजीई क्या है?
ये भी तो एंटीबॉडी है। तो इस ग्रुप के दवाई को हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई है और इस दवाई का नाम है ओमेलीजुमैब। ओमेलीजुमैब। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ओमेलीजुमैब को ओरल दे सकते हैं? आंसर इज नो। ओमेलीजुमैब तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ओरल नहीं दे सकते, इसको देना पड़ता है इंजेक्शन सबक्यूटेनियस। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसको इंजेक्टेबल देते हैं तो क्या हम इसको अक्यूट अटैक में दे सकते हैं? वेरी गुड, आंसर इज अगेन नो। अक्यूट अटैक के लिए क्या चाहिए? ब्रोंकोडायलेशन। क्या ये करती है? नहीं करती है, तो अक्यूट अटैक में नहीं देते। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ओनली। ठीक है, अक्यूट अटैक में नहीं देते। तो ये थी हमारी आईजीई के अगेंस्ट एंटीबॉडी। फिर रिसेंटली हमने कुछ दवाइयां बनाई हैं जो इंटरलुकिन 5 के अगेंस्ट हैं। इंटरलुकिन 5 जो है वो इओसिनोफिल का नंबर कम करते हैं और वो तो इंपॉर्टेंट है पर इसमें टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी वाले में। तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी हम अस्थमा में यूज कर सकते हैं। कौन सी हैं वो है मिपोलिजुमैब एंड रेसलीजुमैब। ये सारी इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। ठीक, तो दवाइयां हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्विकली पढ़ लेते हैं गाइडलाइंस। कौन सी गाइडलाइंस पढ़ेंगे? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। गाइडलाइंस हैं ये 2021 में लेटेस्ट आई हैं, यही फॉलो करते हैं ज़्यादातर वर्ल्ड में। इनको कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा गाइडलाइंस, शॉर्ट फॉर्म में जीना गाइडलाइंस। तो जीना गाइडलाइंस हैं जो लेटेस्ट 2021 में आई हैं। उनके हिसाब से क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या 2021 से पहले कहते थे कि अक्यूट अटैक अगर हो तो साल्ब्यूटामोल दे दो। ठीक है, बट जीना गाइडलाइंस ने क्या चेंज किया है, तो इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं। एक होती है रेस्क्यू थेरेपी और दूसरी होती है मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी। अब रेस्क्यू का मतलब है अगर पेशेंट अक्यूट अटैक के साथ आया, आपको उसकी जान बचानी है, रेस्क्यू करना है, तो उस समय क्या देंगे? मतलब अक्यूट अटैक वाली ट्रीटमेंट को कह रहे हैं रेस्क्यू। और मेंटेनेंस नाम से पता लग रहा है कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं अस्थमा के अटैक को। अब लेटेस्ट गाइडलाइंस में दोनों के लिए सेम कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया कि फॉर्मोटेरॉल और इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कॉम्बिनेशन, लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फॉर्मोटेरॉल और लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कॉम्बिनेशन को एक ही उसमें इनहेलर में आता है, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड और फॉर्मोटेरॉल। तो वो कहते हैं कि जब भी अटैक हो तो इसका पफ ले लेना, मतलब रेस्क्यू के लिए इस कॉम्बिनेशन का पफ लेना है। ठीक, फिर पेशेंट आया जिसको रोज रोज ही अस्थमा हो रहा था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन अटैक हो रहे हैं, तो हर बार बार ले रहा था। तो हमने उसको क्या रिकमेंड किया कि अगर तुझे ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो यही वाला पफ जो तू कभी कभी यूज करता है ये रोज यूज करना शुरू कर दे। ठीक है, तो मेंटेनेंस के लिए भी यही यूज करते हैं। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस में क्या कहते हैं कि अगर इनफ्रीक्वेंट अटैक्स है तो इस वाले पफ को ले लो, और अगर फ्रीक्वेंट अटैक्स है बार बार हो रहे हैं तो इस वाले पफ को रोज ले लो। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग अबाउट द जीना गाइडलाइंस यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा दवाइयाँ अस्थमा की। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया था कफ से। हमने बताया 2 तरह की हो सकती है, ड्राई और प्रोडक्टिव। ड्राई कफ को बंद कर दो, एंटीटसिव दे दो। प्रोडक्टिव कफ को ईजी कर दो, म्यूकोकाइनेटिक दे दो। ओके, फिर हमने पढ़ा ब्रोंकियल एस्थमा। एस्थमा में हमने बताया कि ब्रोंको डायलेटर अक्यूट अटैक के लिए देते हैं, उसमें बीटा 2 एगोनिस्ट हो सकते हैं, M3 ब्लॉकर हो सकता है और थियोफाइलिन वाला ग्रुप हो सकता है। फिर हमने दूसरा बताया ल्यूकोट्राइन पे काम करने वाली दवाइयां हो सकती हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, ज़ाइल्यूटोन हो सकता है और ल्यूकास हो सकते हैं। तीसरा दवाइयां मास्ट सेल स्टेबलाइजर थी और लास्टली ओमेलीजुमैब थी। और लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या कहती हैं? फॉर्मोटेरॉल प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हर जगह देना है, अक्यूट अटैक में भी, प्रोफाइलैक्सिस में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब एमसीक्यू कर लेते हैं। विच एंटी अस्थमा ड्रग इज अवॉइडेड विद एरिथ्रोमाइसिन? कौन सी थी? यस, थियोफाइलिन। A patient with COPD is on salmeterol therapy but no improvement. Which drug? कौन सी दवाई बीटा 2 रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को रिस्टोर करेगी? इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। Which the following drug used in emergency management of asthma does not cause bronchodilation? कौन सी ब्रोंकोडायलेशन नहीं करती बट इमरजेंसी में यूज करते हैं? यस, स्टेरॉइड्स। हाइड्रोकॉर्टिसोन। रिमेंबर ये तीनों तो ब्रोंकोडायलेटर हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन इज नॉट अ ब्रोंकोडायलेटर। A patient on asthma
taking theophylline. After starting another drug, person develop toxicity. फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी करते हैं. A patient with COPD was given intravenous theophylline. अमाइनोफाइलिन थियोफाइलिन एक ही ग्रुप की है, डायूरेसिस हो गया. कौन करता है डायूरेसिस? यस, ADE, अरिथमिया, डायूरेसिस, एपिलेप्टिक सीजर आर कॉज्ड बाय एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म. एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म से होता है. थियोफाइलिन कॉज डायूरेसिस बिकॉज ऑफ एडिनोसिन A1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म. रिपीट क्वेश्चन है, अभी किया जस्ट. Which of the following antimicrobial should not be given to a chronic asthmatic patient managed on theophylline therapy? कौन सी नहीं देनी चाहिए? फिर से रिपीट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे एस्थमा की दवाइयों के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. मैं क्या कहना चाहूंगा आपको कि एक्शन इज द फाउंडेशनल की स्टोन टू ऑल सक्सेस. मतलब क्या है कि सक्सेस के सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है. काम करना पड़ता है, आज ही करना पड़ता है. तो जो भी आपका एम है, एग्जाम पास करना है या कुछ भी बड़ा काम करना है, आज से ही उस पर वर्क स्टार्ट करो. एक्शन इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर काम नहीं करोगे, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा. काम करोगे, सब कुछ होगा. ऑल द बेस्ट.